मूवी की शुरुआत होती है एक नर्सरी राइम से, जिसमें बताया जाता है कि ट्रोल्स धरती और पत्थर से बने होते हैं। उनकी बोन्स आइसी होती हैं और उनके पास होता है एक स्नोक्लैड हार्ट। इसके बाद हमें ट्रोल्स की हिस्ट्री दिखाई जाती है। पहले के समय में ट्रोल्स और ह्यूमंस पीसफुली साथ रहते थे, यानी कोएग्जिस्ट करते थे। लेकिन फिर नॉर्वे में क्रिश्चियन कन्वर्शन शुरू हुआ। इस काम का जिम्मा किंग ओलफ द होली को दिया गया। क्रिश्चियंस ने ट्रोल्स को हंट करना शुरू कर दिया। उन्हें सनलाइट में एक्सपोज करते थे और ट्रोल्स सनलाइट में पत्थर बन जाते हैं। ये खूनी खेल चलता रहा और ट्रोल्स चर्च की बेल तक से डरने लगे। बेल की आवाज सुनकर वो परेशान हो जाते थे। धीरे धीरे ट्रोल्स का पूरा एरा खत्म हो गया। अब ये कहानी एक बच्ची को उसके फादर सुना रहे होते हैं। और वो बच्ची कोई रैंडम नहीं, वही नोरा टाइडमैन है, जो पहली मूवी की मेन लीड थी। इस फिल्म में भी वही लीड रोल निभाने वाली है। फ्लैशबैक में हम देखते हैं छोटी नोरा को। उसकी माँ बहुत बीमार थी और उसके फादर उसे ट्रोल्स की कहानियां सुनाते थे। प्रेजेंट में पहली मूवी के इवेंट्स के बाद नोरा बिल्कुल अकेली रह गई है। इसी बीच एंड्रियस, गवर्नमेंट वाला बंदा, उसके चेंबर में आता है। वो बताता है कि अब वो फिर से गवर्नमेंट के साथ काम कर रहा है। नई प्राइम मिनिस्टर है, नई कंट्रोलिंग बॉडीज हैं और सब कुछ थोड़ा बेटर है। लेकिन एक खास मिशन के लिए उन्हें नोरा की मदद चाहिए। नोरा तुरंत मना कर देती है, कहती है गवर्नमेंट वाले सब सेम होते हैं, मुझे इंटरेस्ट नहीं है। लेकिन फिर एंड्रियस इनडायरेक्टली रिवील करता है कि उनके पास एक ट्रॉल कैद है। बस ट्रॉल का नाम सुनते ही नोरा मान जाती है। अब यहाँ कुछ सटल डिटेल्स दिखाए जाते हैं। नोरा के पास एक छोटा पत्थर है, वो उसी ट्रॉल का हिस्सा है जो पहली मूवी में पत्थर बन गया था। उसके पास कई किताबें हैं, जिनमें से कुछ ट्रोल्स और नेचर से जुड़ी हैं। कुछ फोटोज भी हैं जहां पहली मूवी के ब्लेम कहीं न कहीं नोरा पर डाला गया था। और हमें पता चलता है कि नोरा की मां बहुत पहले ही क्रोनिक डिजीज से गुजर चुकी थी। ये सारी डिटेल्स आगे स्टोरी से जुड़ेंगी। एनीवेज, वापस मेन स्टोरी पर आते हैं। नोरा और एंड्रियस हेलीकॉप्टर से एक गवर्नमेंट फैसिलिटी पहुंचते हैं, वेमोर्क पावर स्टेशन। यहाँ वो प्रोफेसर मॉलर और बेंट से मिलती है। वो बताते हैं कि कुछ लोगों को ट्रोल्स के बारे में बहुत पहले से पता था। वर्ल्ड वॉर 2 के दौरान वेमोर्क में काफी कुछ हुआ था। यहीं से हीरोज ऑफ टेलीमार्क का नाम सामने आया था। ये वो नॉर्वेजियन कमांडोज थे जिन्होंने नाजी गवर्नमेंट के एटॉमिक बॉम्ब प्रोग्राम को रोकने के लिए डेयरिंग सैबोटेज किया था। एक्सट्रीम स्नो, पहाड़ों और माइनस टेम्परेचर में चलकर उन्होंने हैवी वाटर प्लांट को ब्लास्ट कर दिया था। इस मिशन ने नाजीज का न्यूक्लियर बॉम्ब प्लान ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल बना दिया था। लेकिन प्रोफेसर मॉलर कहते हैं कि असली सीक्रेट हैवी वाटर नहीं था, बल्कि ट्रोल्स से जुड़ा हुआ था। अब कहानी हमें वेमोर्क फैसिलिटी के अंदर ले जाती है। यहाँ एक मैसिव ट्रॉल कैद है, नाम रखा गया है जॉटन ट्रॉल। वो जिंदा है लेकिन इनएक्टिव पड़ा हुआ। उसके अंदर से हल्की पल्स महसूस होती है, मतलब उसके पास दिल है। इस जॉटन पर लगातार एक्सपेरिमेंट्स हो रहे थे। सिक्योरिटी के लिए उस पर यूवी लाइट्स पॉइंट की जाती थीं, ताकि अगर वो अचानक एक्टिव हो जाए तो तुरंत उसे पत्थर में बदल दिया जाए। यहाँ नोरा की मुलाकात प्रोफेसर रैग्नहाइड से होती है, जो इस पूरे प्रोजेक्ट की लीड कर रही थी। लेकिन वो नोरा के आने से खुश नहीं थी। असल में कई सालों से उनकी टीम को कोई ब्रेक थ्रू नहीं मिला था। अगर जल्द ही कुछ खास डिस्कवरी नहीं होती तो प्रोजेक्ट की फंडिंग कट जाती और पूरा प्रोग्राम शट डाउन हो जाता। यही डेस्परेशन थी जिसकी वजह से एंड्रियस नोरा को यहाँ लेकर आया था। क्योंकि ट्रोल्स के बारे में नोरा से ज्यादा किसी को नॉलेज नहीं थी। इसके बाद नोरा की मुलाकात सिगी से होती है, वो भी इसी प्रोजेक्ट पर काम कर रही थी। और इंटरेस्टिंग ट्विस्ट ये कि सिगी प्रेग्नेंट थी और बच्चे का फादर एंड्रियस ही था। फैसिलिटी में ट्रोल्स से जुड़ी ढेर सारी इंफॉर्मेशन थी। यहाँ तक कि एक पुराना रॉयल डिक्री भी था जिसे किसी किंग ने साइन किया था। उसमें लिखा था कि ट्रोल्स को हमारी लैंड से भगाना है। अब नोरा एक बहाना बनाकर वॉशरूम जाती है, लेकिन असल में वो जॉटन ट्रॉल के करीब पहुंचती है। लिफ्ट से ऊपर जाकर वो उसके फेस तक पहुंचती है और एक ट्यून गुनगुनाती है। म्यूजिक सुनते ही ट्रॉल जाग जाता है। इससे साफ होता है कि नोरा को ट्रोल्स से कम्युनिकेट करना आता है।
कंट्रोल रूम में सब पैनिक कर जाते हैं और तुरंत यूवी लाइट्स ऑन करने का ऑर्डर दिया जाता है। लेकिन उसी मोमेंट कॉफी गिर जाती है, कंट्रोल शॉर्ट सर्किट हो जाता है और यूवी लाइट्स काम नहीं करती। अब तक जॉर्टन अपने बंधन तोड़ चुका था। वो आगे बढ़ता है, नोरा किसी तरह बच निकलती है, लेकिन ट्रॉल लिफ्ट तोड़ देता है। प्रोफेसर वैंग उसके पैरों तले कुचल जाता है और जॉर्टन आजाद होकर बाहर निकल जाता है। इस भगदड़ में प्रोफेसर मॉलर एक सैंपल चुरा लेता है, वो पत्थर का टुकड़ा जो ट्रॉल से जुड़ा था। यह डिटेल आगे बहुत इंपॉर्टेंट साबित होगी। अब नोरा और एंड्रियस एयरफोर्स बेस पहुंचते हैं। यहां उनकी मुलाकात क्रिस से होती है, जो अब कैप्टन से मेजर बन चुका है। सब लोग एक बड़ी मीटिंग में जाते हैं, जहां खुद प्राइम मिनिस्टर भी मौजूद है। वो साफ कहते हैं कि इस बार कोई गलती नहीं होगी। सीधा प्लान है, इस नए ट्रॉल को हंट करना है। पिछली बार नोरा की बात मानकर उन्होंने चर्च बेल्स वगैरह का इस्तेमाल किया था, लेकिन उससे कई लोग इंजर्ड हुए, कुछ तो मारे भी गए, इंक्लूडिंग प्राइम मिनिस्टर का भाई। इसलिए अब कोई रिस्क नहीं लेना है। नोरा कोशिश करती है ट्रॉल के हित में बात करने की, लेकिन वो अपना पॉइंट स्ट्रांगली रख नहीं पाती। आर्मी का सवाल क्लियर था, इस ट्रॉल को खत्म कैसे किया जाए। प्लान रेडी था। आर्मी के पास 2 स्पेशल हेलीकॉप्टर्स थे, जिनके दोनों साइड्स पर यूवी लाइट्स लगी थीं। अगर इन लाइट्स को ट्रॉल पर चमकाया जाए तो वो पत्थर में बदल। देखते हैं कि क्रिस थोड़ा नोरा की तरफ अट्रैक्ट भी हो रहा था। दूसरी तरफ जॉर्टन ट्रॉल आगे बढ़ रहा था और एक स्कीइंग रिसोर्ट पहुंचता है। लोग वहां पार्टी कर रहे थे, क्लब में मजे कर रहे थे। अचानक ट्रॉल क्लब की छत उखाड़ देता है और कई लोगों को लिटरली उठाकर खा जाता है। तभी क्रिस और आमिर वाले हेलीकॉप्टर्स पहुंचते हैं। वो ट्रॉल के आसपास उड़कर यूवी लाइट्स चमकाना शुरू करते हैं। ट्रॉल जलना शुरू होता है, लेकिन अचानक वो पोल्स और वायर्स से हेलीकॉप्टर पर हमला कर देता है। इस हमले में आमिर का हेलीकॉप्टर क्रैश होकर ब्लास्ट हो जाता है। आमिर बच नहीं पाता। क्रिस अपने भाई जैसे दोस्त को खोकर पूरी तरह टूट जाता है। उसने ठान लिया था कि इस बार की फाइट में किसी को लूज नहीं करेगा, लेकिन फिर भी वो आमिर को बचा नहीं पाया। नोरा समझती है कि जॉर्टन अनयूजुअली एग्रेसिव हो रहा है। नॉर्मली ट्रोल्स इतने वायलेंट नहीं होते। उसके हिसाब से उनसे बात करनी होगी। और भले ह्यूमंस ट्रोल्स से बात न कर पाएं, नोरा जानती थी कि कोई है जो कर सकता है। बस फिर क्या था। नोरा अपने साथ क्रिस और एंड्रियस को एक रिस्ट्रिक्टेड मिलिट्री एरिया में ले जाती है। वहां एक ऐसा क्रीचर था जो ट्रोल्स से बात कर सकता था। और वो कोई ह्यूमन नहीं, बल्कि एक अनदर ट्रॉल। जी हाँ दोस्तों, नोरा इतने समय से सीक्रेटली एक ट्रॉल से कांटेक्ट में थी। कौन है ये ट्रॉल? ये हमें आगे पता चलता है। मिलिट्री ने इस जगह की कई बार सर्च की थी, लेकिन उन्हें कभी कोई ट्रॉल नहीं मिला, क्योंकि ट्रोल्स बहुत ईजिली पहाड़ों में कैमोफ्लाज हो जाते हैं। उनसे कोई हीट सेंसिंग नहीं आती, न कोई पल्स डिटेक्ट होता है। दूर से उन्हें ढूंढ पाना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है। मोरो बताती है कि ये जगह असल में हंटिंग ग्राउंड थी। ह्यूमंस यहाँ ट्रॉल किंग को ट्रैप करना चाहते थे। हम बड़े बड़े पत्थरीले स्पाइक्स देखते हैं जिन पर क्रिश्चियन सिंबल्स बने हुए थे। पास्ट में ह्यूमंस ने एक ट्रॉल चाइल्ड को किडनैप करके यहीं रखा था, ताकि ट्रॉल किंग उसे बचाने आए और ट्रैप में फंस जाए। लेकिन ट्रॉल किंग उस ट्रैप से बच गया और वही 3 साल पहले स्टोन बन गया। अब सवाल ये था, उस ट्रॉल किंग का बच्चा कहाँ गया? आंसर, वो बच्चा अब बड़ा हो चुका है और यहीं रहता है। नोरा उसे बुलाने के लिए उस छोटे ट्रॉल स्टोन का इस्तेमाल करती है जो उसने पहली मूवी में अपने पास रखा था। स्टोन से आवाज निकलती है और एक ट्रॉल सामने आता है। ये ट्रॉल बहुत काम और जेंटल था। नोरा उसके सामने वही ट्यून गुनगुनाती है और ट्रॉल भी अपनी हैवी आवाज में साथ गुनगुनाता है। इस तरह नोरा उससे कम्युनिकेट कर पाती है। पूरी तरह नहीं, लेकिन हल्का फुल्का कनेक्शन बन जाता है। बाकी 3 लोग शॉक में थे कि नोरा सच में ट्रॉल से बात कर रही है। एंड्रियस उसे छूकर उस दूसरी तरफ हम जॉर्टन को देखते हैं, जो एक बूढ़े कपल का घर तोड़कर आगे बढ़ रहा था। जस्ट लाइक पहली मूवी, उसके रास्ते में नोरा और टीम आ चुकी थी। नोरा फ्लेयर गन से उसे अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है। लेकिन इससे पहले कि जॉर्टन नोरा पर हमला करे, बर्फ के अंदर से ब्यूटीफुल निकलता है।
वो जॉटन से बात करने की कोशिश करता है। दोनों की बात नहीं बनती और फाइट होने वाली थी। जॉटन जोर से अपने पैर पटकता है जिससे बर्फीली सतह पर क्रैक्स आ जाते हैं। नोरा उन क्रैक्स से बचते हुए हेलीकॉप्टर की तरफ भागती है, लेकिन ब्यूटीफुल उन क्रैक्स में गिरकर आइसी पानी में चला जाता है। जॉटन नोरा पर हमला करने बढ़ता है, लेकिन नोरा ऐन वक्त पर हेलीकॉप्टर में बैठकर भाग जाती है। भागते हुए नोरा को लगता है कि शायद ब्यूटीफुल आइसी पानी में गिरकर खत्म हो जाएगा। इससे नोरा बहुत उदास हो जाती है। इसके बाद सब लोग एयर एम्बुलेंस बस में जाते हैं। वहां मिलकर वो अनुमान लगाते हैं कि जॉटन कहाँ जा रहा है। मैप में उसके रास्ते को ट्रेस करने पर पता चलता है कि वो वही रास्ता है जो पिलग्रिम्स यूज करते थे। पिलग्रिम्स निडारोज और सेंट ओलाफ स्प्रिंग की तरफ जाते थे। ये एक रिलीजियस यात्रा थी जहां लोग नॉर्वे के त्रोंधेम में सेंट के श्राइन पर प्रार्थना करने और उनकी होली विरासत को याद करने जाते थे। इन शॉर्ट, जॉटन ट्रॉल कहीं और नहीं बल्कि त्रोंधेम जा रहा था। ये सुनकर नोरा को याद आता है कि उसके फादर हमेशा इस बारे में बात करते थे। कैसे नॉर्वे में क्रिश्चियनाइजेशन हुआ, ओलफ ने ट्रोल्स को खत्म किया और उन्हें कंट्री से बाहर भेजा। उस समय निडारोस कैपिटल सिटी था जहां से रूल होता था। यानी अब जॉटन ट्रॉल उसी जगह जा रहा है, निडारोस कैथेड्रल, क्योंकि उसे बदलाव चाहिए। इन सब डिस्कशंस के दौरान नोरा ये भी बताती है कि आखिर वो ट्रॉल से कम्युनिकेट कैसे कर पाई। ट्रॉल बोलते नहीं हैं, उनकी बातों को सुनना और समझना पड़ता है। नोरा ने काफी देर तक ऑब्जर्व किया और एक पैटर्न नोटिस किया, जिसकी वजह से वो थोड़ी बहुत कम्युनिकेशन कर पाती है। इसके बाद नोरा, एंड्रियस, क्रिस और रैग्नहाइड हेलीकॉप्टर से निडारोस पहुंचते हैं। वहां उनकी मुलाकात होती है इंग्रिड टेलर से, जो कैथेड्रल की देखभाल करती थी। मूवी की शुरुआत में नोरा जिस किताब को पढ़ रही थी, ऑन द ट्रेल ऑफ सेंट ओलफ्स टूम्ब, इंग्रिड उसी किताब की ऑथर भी है। नोरा का मकसद सिर्फ ट्रॉल को रोकना नहीं था, बल्कि ओलफ का टूम्ब ढूंढना भी था, ताकि ट्रॉल हिस्ट्री के बारे में कुछ पता चल सके। नोरा तुरंत इंग्रिड से किताब का जिक्र करती है और टूम्ब के बारे में पूछती है। इंग्रिड बताती है कि टूम्ब मोस्टली कैथेड्रल के अंदर ही है, लेकिन आज तक कोई उसे ढूंढ नहीं पाया। इंग्रिड सबको कैथेड्रल चेंबर में ले जाती है जहां टूम्ब हो सकता था। वहां कई केव्स के रास्ते थे। एक केव के ऊपर क्रिश्चियन सिंबल बना था और नोरा सबको लेकर उसी केव में जाती है। केव की वॉल्स पर किंग ओलफ की ड्राइंग्स बनी थीं। इंग्रिड बताती है कि इस रूम को कई बार सर्च किया गया है, लेकिन टूम्ब कभी नहीं मिला। तभी एक बड़ी ड्राइंग को टच करते हुए उसका एक टुकड़ा गिर जाता है। पहले लगता है कि वो टूट गया है, लेकिन इंग्रिड तुरंत रियलाइज करती है। वो पेंटिंग से 3 टुकड़े निकालती है, जिससे उसमें 3 होल्स बन जाते हैं। असल में बैटल ऑफ स्टाइकलस्टाड के दौरान ओलफ को 3 घाव लगे थे, थाई पर कट, स्पीयर का वार और फाइनल वाउंड चेस्ट में। ये 3 होल्स उन्हीं वोन्स को रिप्रेजेंट कर रहे थे। नोरा तुरंत पास में रखी मशाल की लकड़ी उन होल्स में डालती है। वो बिल्कुल की तरह फिट होती है। सब मिलकर उसे टर्न करते हैं और वहां एक हिडन डोर खुल जाता है। डोर के अंदर थी ओलफ की रियल ग्रेव, जिसे आज तक कोई नहीं ढूंढ पाया था। लेकिन अब नोरा और उसकी टीम ने उसे खोज लिया। सब लोग टूम का कवर हटाते हैं और सेंचुरीज पुरानी ओलफ की बॉडी देखते हैं। उसके हाथ में स्वॉर्ड भी इंटैक्ट थी। क्रिस कहता है कि सिर्फ सिल्वर ही ऐसा मेटल है जो इतने लंबे समय तक रस्ट नहीं होता। लेकिन सिल्वर स्वॉर्ड बनाना अनयूजुअल है, क्योंकि सिल्वर बहुत सॉफ्ट होता है और वेपन्स के लिए सही मेटल नहीं है। तभी नोरा को ग्रेव में एक फटा हुआ पेपर मिलता है। ये वही रॉयल डिक्री का बाकी हिस्सा था जिसे हमने मूवी की शुरुआत में देखा था। अब दोनों हिस्से जुड़कर पूरा पढ़ा जा सकता था। और ट्विस्ट ये था, ओलफ ने ट्रोल्स को देश से निकालने का आदेश नहीं दिया था, बल्कि वो उन्हें एक अलग जगह देना चाहता था, जो तुन्ही। लेकिन क्रिश्चियंस ऐसा नहीं चाहते थे, इसलिए उन्होंने ओलफ पर हमला किया और उसे खत्म कर दिया। बैटल ऑफ स्टाइकलस्टाड में यही हुआ था। अब साफ था कि जॉटन ट्रॉल ह्यूमंस को टारगेट नहीं कर रहा था सिर्फ रैंडम डिस्ट्रक्शन के लिए। वो बदला लेना चाहता था, पूरे नेशन से। न्यूज चैनल्स पर ट्रॉल के मासकर की बातें चल रही थीं। त्रोंधेम को खाली करवाया जा रहा था
और अब सबको समझ आ गया था कि असली वॉर शुरू हो चुकी है। नोरा, एंड्रियास, क्रिस, इंग्रिड और रैग्नहाइल्ड डिसाइड करते हैं कि वो यहीं रुककर ट्रॉल का सामना करेंगे। लेकिन सवाल बड़ा था, ऐसे ट्रॉल को कैसे हराया जाए जिस पर वेपन्स का कोई असर ही नहीं होता। तभी नोरा के दिमाग में क्लिक होता है, ओलफ ने सिल्वर स्वॉर्ड क्यों यूज किया था। असल में सिल्वर खुद ट्रॉल को हर्ट नहीं करता। सिल्वर को चार्ज किया जाता था होली वाटर से, यानी असली वेपन होली वाटर था। नोरा तुरंत अपनी नाइफ को होली वाटर से ब्लेस करती है और ट्रॉल वाले पत्थर को काटने की कोशिश करती है। स्टोन बटर की तरह आसानी से कट जाता है। अब साफ था, अगर ट्रॉल पर होली वाटर का हमला किया जाए तो उसे हराया जा सकता है। लेकिन इतना सारा होली वाटर आएगा कहां से? आंसर, ओलफ स्प्रिंग, जो पास ही था। प्रॉब्लम ये थी कि पानी कलेक्ट करने के लिए बहुत सारे लोगों की जरूरत थी। क्रिस और एंड्रियास शहर खाली कर रहे लोगों से मदद मांगते हैं और सरप्राइजिंगली कई लोग वॉलंटियर करते हैं। सब मिलकर ओलफ स्प्रिंग से होली वाटर भरते हैं, उसे एक जगह जमा करते हैं और बॉम्ब्स में फिट कर देते हैं। प्लान रेडी था, इन्हीं बॉम्ब्स से ट्रॉल पर हमला होगा। दूसरी तरफ कैथेड्रल में बेल्स रेडी रखी जाती हैं। जैसे ही ट्रॉल आएगा, बेल्स बजाई जाएंगी ताकि उसे डिस्टर्ब किया जा सके। फाइनली रात होती है और ट्रॉल सिटी में पहुंचता है। आर्मी उस पर पानी और मिसाइल्स का कॉम्बो अटैक करती है। जॉटन ट्रॉल इंजर्ड होता है, लेकिन छोटी मोटी इंजरी से उसे कुछ खास फर्क नहीं पड़ता। वो आगे बढ़ता जाता है। तभी कैथेड्रल की बेल्स बजती हैं। जॉटन परेशान होता है, लेकिन तुरंत एक पेड़ उखाड़कर उसे कैथेड्रल के बेल एरिया पर फेंक देता है। बेल्स टूट जाती हैं। जैसे ही जॉटन आगे बढ़ता है, वो आर्मी के ट्रैप में फंस जाता है। होली वाटर बॉम्ब्स ट्रिगर किए जाते हैं और जॉटन पूरी तरह सोख हो जाता है। वो जलता है, लेकिन कुछ ही सेकंड्स में रिकवर करके नोरा की तरफ बढ़ता है। और तभी एंट्री होती है ब्यूटीफुल ट्रॉल की। जी हाँ दोस्तों, ब्यूटीफुल आईसी पानी में सरवाइव करके जॉटन के पीछे पीछे यहां तक आ गया था। अब दोनों ट्रोल्स में डेंजरस फाइट शुरू होती है। फाइट में जॉटन तुरंत ही ब्यूटीफुल को ओवरपावर कर देता है। ब्यूटीफुल बेबस होकर रिवर में गिर जाता है। नोरा लॉन्चर्स दागती है। एंड्रियास होली वाटर का आखिरी कंटेनर और बॉम्ब लेकर क्रिस के साथ हेलीकॉप्टर में बैठता है। प्लान था, बाहर से होली वाटर ज्यादा असर नहीं करता, लेकिन अगर ये पानी ट्रॉल के अंदर जाए और उसके हार्ट से पूरे बॉडी में पंप हो तो शायद जॉटन को खत्म किया जा सके। प्रॉब्लम ये थी कि हेलीकॉप्टर के अंदर होली वाटर वाले बॉम्ब का डेटोनेटर नीचे गिरकर टूट गया था। अब आता है सबसे इमोशनल और डेंजरस मोमेंट। एंड्रियास सक्सेन कहता है कि वो खुद होली वाटर लेकर जॉटन के मुंह में कूदेगा और मैन्युअली बॉम्ब डेटोनेट करेगा। भले ही इससे उसकी जान चली जाएगी, लेकिन वो ट्रॉल को भी अपने साथ खत्म कर देगा। हेलीकॉप्टर ठीक जॉटन के ऊपर होवर कर रहा था। जंप करने से पहले एंड्रियास सिगी से कहता है, हमारे होने वाले बच्चे को मेरी बहादुरी के बारे में जरूर बताना, और फिर वो होली वाटर बॉम्ब लेकर सीधा जॉटन के मुंह में कूद जाता है। बॉम्ब एक्टिवेट होता है। जॉटन के अंदर जोरदार धमाका होता है और उसका शरीर अंदर से टूटने लगता है। इसी बीच ब्यूटीफुल ट्रॉल भी उठ खड़ा होता है और जॉटन का दिल निकाल देता है। यहीं पर जॉटन की कहानी खत्म हो जाती है। सीन कट होता है। कुछ समय बाद हमें दिखाया जाता है कि त्रोंधेम फिर से रीबिल्ड हो रहा है। ब्रोकन कैथेड्रल में सिगी को बेटी होती है, जिसका नाम वो हुरा रखती है, क्योंकि एंड्रियास यही चाहता था। सिगी ने एंड्रियास को खो दिया, लेकिन अब उसके पास नया परिवार है। क्रिस, नोरा और रैग्नहाइल्ड भी वहां मौजूद हैं। नोरा फाइनली एंड्रियास की किताब पढ़ रही होती है और बर्फीली वादियों में उनके साथ ब्यूटीफुल ट्रॉल भी रहता है। यहीं पर फिल्म ऑफिशियली खत्म हो जाती है। लेकिन दोस्तों, एक पोस्ट क्रेडिट सीन भी है। हम देखते हैं प्रोफेसर मोलको। याद है न, वेमोर्क से उसने ट्रॉल का एक सैंपल चुरा लिया था। अब वो उसी सैंपल पर एक्सपेरिमेंट कर रहा है। सिक्योर लाइन पर वो एक जनरल से बात करता है। कहता है कि उसके एक्सपेरिमेंट्स छोटे लेवल पर सक्सेसफुल हो चुके हैं और वो सैंपल से एक छोटा ट्रॉल डेवलप कर चुका है। ग्लास केस में कैद वो मिनी ट्रॉल काफी एग्रेसिव दिखता है।
यहीं पर पोस्ट क्रेडिट सीन खत्म होता है। अब सवाल बड़ा है, मॉल शुरू से ट्रोल्स को समझना नहीं चाहता था। उसका इंटरेस्ट था उन्हें कंट्रोल करने में, और अगर आउट ऑफ कंट्रोल हो तो खत्म करने में। ये छोटा ट्रोल कंफर्म करता है कि गवर्नमेंट अब ट्रोल्स को हंट करने के बजाय उन्हें ब्रीड करना चाहती है। मॉल जेनेटिक मॉडिफिकेशन करेगा ताकि ट्रोल्स को वेपनाइज किया जा सके, और अगर उनकी होली वाटर वाली कमजोरी निकाल दी जाए तो उन्हें हराना लगभग इम्पॉसिबल होगा। यानी गवर्नमेंट ट्रोल्स को न सिर्फ कंट्रोल करेगी बल्कि जेनेटिकली मॉडिफाई करके वेपन्स बनाएगी। प्राइम मिनिस्टर का एटीट्यूड भी साफ था, ट्रोल्स को या तो खत्म करना है या कंट्रोल करना है। उन्होंने तो नाटो बॉडीज को इन्वॉल्व करने की भी बात सोची थी। भले इस मूवी में ऐसा नहीं हुआ, लेकिन आगे ऐसा हो सकता है। और एक और इम्पॉर्टेंट बात, पूरी फिल्म में नोरा और ब्यूटीफुल ट्रोल का रिलेशनशिप दिखाया गया। नोरा बिना डरे ट्रोल्स के करीब जाती है, उनकी लैंग्वेज समझने की कोशिश करती है। ऐसा लगता है कि फ्रैंचाइज अब नोरा को एक ब्रिज की तरह एस्टैब्लिश कर रही है ह्यूमंस और ट्रोल्स के बीच।